तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप नई भी काम करते हैं, आप कोई किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने खेतों के अंदर ऐसी क्या चीज डालूं कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, राइट? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमारे साथ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड में वीडियो शेयर करने के लिए जो हमारे प्रेजेंटर हैं, वो नन ऑफ देम, इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, वही आपके सामने आएंगे ताकि आप सीधे उनके मुंह से सुने कि उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है। ये बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ में मिस्टर मेहता हैं, जो कंपनी को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है, उनकी R&D उनके पास है, उनके रिसर्च उनके पास है, उनके सर्टिफिकेट उनके पास है। वी विल कम टू नो, आज हम जानेंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये आज भारत में आपके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, किसानों को फायदा दे सकते हैं, और आपके शरीर को भी किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल है कि नहीं है, वो जानने का मौका आज आपको मिलेगा। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, जो जूम में है रेज हैंड कर देंगे, चैट में अपना मैसेज डाल देंगे। मैं चाहता हूं कि एक मेहमान को किस तरीके से वेलकम किया जाता है, वो सभ्यता भारतवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। वाह सर, सभी देख रहे हैं पैनल पे, मिस्टर मेहता स्वागत है। मैसेज आपके सामने फ्लैश होते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके वीडियो को अभी स्पॉटलाइट में करने जा रहा हूं, और उसके बाद आप जो है सभी के सामने दिखने लगेंगे, और उसके बाद फिर ओवर टू यू मिस्टर मेहता। प्लीज अपने बारे में बताइए और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए, और फिर ओवर दी प्रेजेंटेशन। आप, इट इज अप टू यू, जैसे भी आप इसे चलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है मेरे से कोई सवाल या मुझे पार्टिसिपेशन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर हियर सर, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी। थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ जी। मैं पूरे नेगोशिया परिवार का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी शाम को एग्रीकल्चर और एनिमल केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए जो इतना इम्पोर्टेंट वक्त दिया, मुझे इतना अच्छा वेलकम दिया, उसके लिए मैं आप लोग का सभी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज अच्छे से आपको सुनाई दे रही होगी। अगर कहीं पे भी आपको मेरी आवाज में कोई इश्यू आए, नेटवर्क में इश्यू आए, कहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेशक उसको चैट विंडो में रख सकते हैं। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि मेरे सेशन के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हमारे कंपनी के CMD सर करेंगे, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एनिमल केयर ट्रेनिंग को, यानी कि जैविक खेती, यानी कि हमारी जो 100% नेचुरल फार्मिंग और 100% तरीके से जो कैटल फार्मिंग यानी पशुपालन है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम इस मीटिंग के द्वारा चर्चा करेंगे। तो मीटिंग शुरू करने से पहले, जैसे दोस्तों मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं नेगोशिया परिवार के साथ पहले भी 1-2 बार जब भी मीटिंग हुई है, मैं हमेशा अपना एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ कि आज से कुछ वर्षों पहले भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका एकमात्र कारण है कि हमारी देश की मिट्टी सोना उगलती थी, ठीक है। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी हमारी देश की मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल थी, इतनी अच्छी प्रोडक्टिव मिट्टी थी कि वो मिट्टी में हम अगर कोई भी चीज डालते थे तो वो 100% सोना उगल के बाहर आता था। हमारी मिट्टी के अंदर जान थी, हमारी मिट्टी के अंदर ऐसी खास बात थी कि हमारी मिट्टी के अंदर डाली हुई कोई भी चीज हमको 100% रिजल्ट देती थी। पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इंसान ज्यादा पैदावारी के लिए थोड़ा लालच में आता गया, ज्यादा केमिकलों का इस्तेमाल करने लगा। हम लोग धीरे धीरे करके यूरिया, DAP जैसे खतरनाक केमिकल हम लोग यूज करने लगे, और भी बहुत तरीके से रासायनिक खाद हम लोग यूज करने लगे। तो ये सब के यूज करते करते हमने मिट्टी की जान को खत्म कर दिया। आज के डेट में मैं मिट्टी को मृत घोषित करता हूँ कि काफी सारी जगह पे मिट्टी मर चुकी है। हमारी मिट्टी को स्वस्थ करने का जो हमारी जिम्मेदारी है, सेव सॉइल, मिट्टी को बचाओ। अगर हमने आज की डेट में यदि अगर मिट्टी के बारे में नहीं सोचा तो हम लोग हमारी फसल के बारे में नहीं सोच पाएंगे, और अगर हमने मिट्टी और हमारे फसल के बारे में नहीं सोचा तो हम आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एग्रीकल्चर को इस तरीके से समझे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी जैविक खेती, सेंद्रीय खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसको आप जो भी नाम दे, ये कोई एक प्रकार की फार्मिंग नहीं है, ये एक प्रकार का डिसिप्लिन है।
मैं फिर से बोलूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक डिसिप्लिन है जहां पे आप ये चीज का 100% तरीके से ध्यान रखें कि आपके खेत में कोई भी जहरीला केमिकल नहीं आ रहा है, जहरीला पदार्थ नहीं आ रहा है, आपके खेत में कोई भी ऐसी बिन जरूरियात वाली चीज नहीं आ रही जिसके कारण मिट्टी खराब हो रही है, फसल खराब हो रही है, फसल के ऊपर लगे हुए पत्ते, फूल, फल खराब हो रहे हैं। ये और पानी और हवा, ये सारा कुछ चीजें जब स्वस्थ रहता है तभी हम बोल सकते हैं कि हम 100% तरीके से नेचुरल फार्मिंग करने की पहल कर रहे हैं, 100% नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि हम लोग की मिट्टी जो है, मिट्टी हम लोग की मृत हो चुकी है। उसमें आज ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 मिनट आप सभी लोग को समझाना चाहूंगा कि मिट्टी के ऊपर मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, मिट्टी के ऊपर इतना भार क्यों दे रहा हूँ। हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर नेचुरली आज से कुछ वर्षों पहले हर एक प्रकार के खनिज तत्व प्रेजेंट थे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम जैसी चीजें हमारे वातावरण और मिट्टी में पहले से अवेलेबल थी। और हमारे खेतों में इतने बड़े बड़े जो पिंक कलर के वॉर्म्स पहले जो दिखते थे, वो उनका काम था कि मिट्टी खा के नीचे जाना, और जब वो ऊपर आते थे तो मिनरल्स को डिपॉजिट करवाते थे, यानी ऑटोमेटिक मिट्टी को मल्चिंग करते थे, मिट्टी को पलटाते थे। आज की डेट में हम वो जो रेड वॉर्म्स है, जिसको हम वर्म्स बोलते हैं, वो हमको नहीं देखने मिलते हैं, ठीक है। जो केचुआ बोलते हैं, ठीक है, वो केचुए की खाद भी आती है, वो केचुआ हमको हमारे खेत में देखने नहीं मिलता है। और इसी के कारण हमारी मिट्टी को मल्चिंग करने में, जब मिनरल्स जो नीचे है, वो मिनरल्स खनिज तत्वों को ऊपर लाने में काफी मुश्किल ही होती है। दूसरी चीज कि आज हमारी मिट्टी के अंदर पहले फ्रेंडली बैक्टीरिया की कॉलोनी हुआ करती थी, यानी कि जो अच्छे मित्र बैक्टीरिया है। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक मित्र बैक्टीरिया होता है और एक दुश्मन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जो मित्र बैक्टीरिया है, ठीक है, मित्र बैक्टीरिया हमको काफी हद तक मिट्टी के स्वस्थ रखने में, मिट्टी को अच्छी तरीके से खनिज तत्व देने में हमको मदद करता है। तो ये जो हमारी मिट्टी का जो पूरा संतुलन बिगड़ा है, वो मिट्टी के संतुलन को सही करना, मिट्टी की जो पीएच इम्बैलेंस हुई है। हम काफी जगह किसानों से सुनते हैं कि पीएच हमारा मिट्टी के ऊपर क्षार जम गया, मिट्टी का पीएच 8 के ऊपर चला गया, कहीं पे मिट्टी का पीएच इम्बैलेंस हो गया, फसल उग नहीं रही है। तो ये सभी वो कारण है कि जहां पे हम बोलते हैं कि अगर स्वस्थ फसल चाहिए, स्वस्थ राष्ट्र चाहिए, स्वस्थ नस्ल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी आपकी खेती कर पाए, अच्छी तरीके से फार्मिंग कर पाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस टाइम पे हम लोग हमारी मिट्टी के बारे में सोचना शुरू करें, हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ पहल करें, जैविक खेती की तरफ हम लोग पहल करें। सो आइए दोस्तों, हम इस पहल में नेगोशिया के माध्यम से हम इस पहल के कैसे जुड़ सकते हैं, और हमारे राष्ट्र का, एक स्वस्थ राष्ट्र का, स्वस्थ फसल का, और एक धनिक किसान का, हम लोग के किसानों को भी अच्छे से अच्छा मुनाफा, उसमें हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो पाए नेगोशिया की प्रोडक्ट के माध्यम से, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने दोस्तों बताया कि आज फार्मिंग है, फार्मिंग जो पूरी खेती है, खेती एक पूरा साइकिल है। ये साइकिल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहला आता है कि मिट्टी को रेडी करना, यानी जमीन को प्रिपेयर करना, लैंड प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन बोलते हैं। मिट्टी को तपा के हम लोग जमीन को प्रिपेयर करते हैं, उस वक्त हम अलग अलग प्रकार के दानेदार खाद डालते हैं। पिछले काफी साल से हम लोग यूरिया और डीएपी और अन्य खाद को हम जमीन के अंदर डाल के फिर उसके अंदर सीडिंग करते हैं, बीज डालते हैं, बीज जर्मिनेट होके जब पौधा बाहर आता है, फसल बाहर आती है, तो फसल बाहर आती है, उसके ऊपर हम लोग ग्रोथ प्रमोटर या जो भी हमारे ग्रोथ के लिए जो टॉनिक है उसका स्प्रे करते हैं। उसके बाद जब उसके अंदर फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, और फल आने के बाद फाइनली उसको कटाई होके उसको आगे तक जब दिया जाता है। ये पूरी हमारी साइकिल है फार्मिंग की। ये पूरी फार्मिंग की साइकिल में बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है फसल को, मिट्टी को भी काफी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, खनिज तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इस खनिज तत्वों और इस न्यूट्रिशन को भी प्रदान करता है हमारा ग्रोथ प्रमोटर का काम है। और वैसे ही पूरी फसल जब हमारी चलती है तो बीच में काफी सारी बीमारियां लगती है, चाहे वो पत्तों के ऊपर लगे, फूल फल के ऊपर लगे या जमीन में लगे। तो बीमारियां और न्यूट्रिशन, यानी डिजीज मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, दो चीज मैं कहूंगा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट को एक पूरा कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आज वो प्रोडक्ट्स नेगोशिया के पास अवेलेबल है। और नेगोशिया, ये मेरे मीटिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट घोषणा होने वाली है कि ये प्रोडक्ट्स में हम
कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे नए प्रोडक्ट्स भी हम इसके अंदर ला रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मायनों में किसानों को मदद कर पाए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मायनों में हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहल को और मजबूत बना पाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग जमीन को रेडी करते हैं, जब मिट्टी को रेडी करते हैं, तो ये मिट्टी के अंदर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होगा वो है सॉइल न्यूट्री प्लस। सॉइल न्यूट्री प्लस के अंदर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मिट्टी के स्वस्थ करने के लिए मदद करता है। तो सॉइल न्यूट्री प्लस बेसिकली क्या है, मैं सॉइल न्यूट्री प्लस के बारे में बताऊंगा। सॉइल न्यूट्री प्लस एक 100% ऑर्गेनिक तरीके से बायोमास को डिकम्पोज करके डिराइव किए हुए ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, नेचुरल हेयर बेस्ड और प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स से बनाया गया एमिनो एसिड, नेचुरल तरीके से प्रोक्योर किया हुआ ग्रीन सीविड वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मिश्रण से, यानी कि ह्यूमिक, फुल्विक, सीविड, एमिनो एसिड और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के एक कॉम्बिनेशन बना के एक जो जैविक तरल बनाया गया है, लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं सॉइल न्यूट्री प्लस। सॉइल न्यूट्री प्लस का बेसिकली क्या रोल है? सॉइल न्यूट्री प्लस जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ये मिट्टी के अंदर जाके पहला काम करती है मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ाना। पोरोसिटी यानी छिद्रता। जैसे आज हमारी चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे छेद है, वो छेद का होना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारी शरीर से टॉक्सिक चीजें बाहर निकलती है और शरीर से जो भी अंदर बाहर की, जैसे हवा को अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें काम करना है वो काम कर सकती है। वैसे ही मिट्टी के अंदर जो पोरोसिटी है, मिट्टी के अंदर की जो छिद्रता है, वो अगर अच्छी हुई तो पानी ज्यादा ग्रहण कर सकता है, यानी कि कम पानी में अच्छी खेती हो सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। सेकेंड, वो छिद्रता के कारण एरेशन कैपेसिटी यानी हवा का आना और जाना अच्छी तरीके से हो पाता है। यानी क्या होता है, जब हवा अच्छी तरीके से अंदर जा पाती है तो जो रूट होते हैं, जो तंतु होते हैं, उनका मूल का विकास अच्छे से होता है, रूट ग्रोथ डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से होता है। थर्ड, सॉइल न्यूट्री प्लस आपकी पीएच को इम्बैलेंस करने से रोकता है। ठीक है, जी सर, थैंक यू स्क्रीन शेयर करने के लिए। इसको अगर हम थोड़ा रोटेट कर दे तो सर। यस यस, ओके ओके, ठीक है सर, ओके ग्रेट सर, ग्रेट ओके। सो सॉइल न्यूट्री प्लस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सॉइल न्यूट्री प्लस एक 100% ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया जैविक तरल है, जिसको हम सॉइल हेल्थ बूस्टर या मल्टीपर्पज सॉइल हेल्थ बूस्टर, जो मिट्टी को, जो मृत मिट्टी है, मृत मिट्टी को जीवित करने का एक बहुत ही अच्छा इलाज है, ये है हमारा सॉइल न्यूट्री प्लस। सॉइल न्यूट्री प्लस जब भी मिट्टी में जाता है तो पहला काम करता है ये पोरोसिटी बढ़ाता है, छिद्रता बढ़ाता है, जिसके कारण हवा का आना जाना अच्छा रहता है, तंतुमूल का विकास बढ़ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। सेकंड, इसके अंदर रहे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी के अंदर जाके खनिज तत्वों की कमी को पूरा करता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज वगैरह जो अलग अलग हमारे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उसका वहां पे कमी को पूरी करती है, डेफिशिएंसी कम करती है, और उसके अंदर एक अच्छा सा स्रोत डेवलप करती है हमारे खनिज तत्वों का, जिसके कारण हमारे जो पत्ते हैं, हमारी जो फसल है, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, अच्छे से खींच पाए और उसका पूरा ओवरऑल विकास होने में मदद कर पाए। फोर्थ, इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये हमारी मिट्टी के अंदर जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, यानी कि जो हमारे मित्र कीटाणु है, मित्र बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करती है। उसका ग्रोथ 100,000 लाख मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम यानी करोड़ों करोड़ों टाइम उसको वो मल्टीप्लाई करती है, जिसके कारण जो कॉलोनी, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां से खत्म हो चुकी है, वो बैक्टीरिया की कॉलोनी फिर से डेवलप होगी, वहां से फिर से जीवित होगी। तो इस जो मित्र जीवाणुओं की जो पूरी कॉलोनी है, वो कॉलोनी को फिर से डेवलप करने का काम करेगी। इसके अंदर रहे जितने भी इंपॉर्टेंट अदर एलिमेंट्स है, वो मिट्टी के अंदर कार्बन को ऐड करेगा। दोस्तों, आज की डेट में मिट्टी में कार्बन की बहुत बड़ी कमी है। हमारे किसान भाई जानते हैं कि कार्बन की कमी होने के कारण वहां पे अच्छे बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड है कार्बन। और मिट्टी के अंदर पहले कार्बन अच्छी मात्रा में हुआ करता था, पर बहुत यूरिया, डीएपी और रासायनिक खाद के कारण जो हमारा कार्बन की कमी हुई है, वो कार्बन की कमी को पूरा करता है सॉइल न्यूट्री प्लस।
कार्बन आज की डेट में होना चाहिए, किसी भी मिट्टी के अंदर 4% कार्बन हमको मिलना चाहिए, पर अभी हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में 0.1, 0.2, 0.5%, 1% कार्बन हार्डली होता है, यानी कार्बन की काफी जबरदस्त कमी है हमारी मिट्टी के अंदर। इस कमी को पूरा करने का काम सॉइल न्यूट्री प्लस करती है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि हम पहले के जमाने में हम देखते थे कि जो फसल कट गई, वो कट के फसल को उसी जगह पे मिट्टी के अंदर डाल के मिट्टी को पलटा दिया जाता था। तो इसके कारण क्या होता था कि जब मिट्टी को पलटाया जाता था, तो मिट्टी को पलटाने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर वहां पे डिकम्पोज हो जाता था। वो ऑर्गेनिक मैटर ही काफी हद तक हमारे खनिज तत्वों का अच्छा स्रोत बनता था। सॉइल न्यूट्री प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है, जिसके कारण फ्रेंडली बैक्टीरिया, वर्म्स, केंचुए जैसी जो भी नस्ल है वहां पे पैदा होके वहां पे सर्वाइव करने में उसको हेल्प करता है। तो यानी दोस्तों, ये कुल मिला के एक आपका ऐसा सॉइल हेल्थ बूस्टर है जो नंबर 1 सॉइल में पोरोसिटी बढ़ाएगा, पानी ग्रहण की कैपेसिटी बढ़ाएगा, जो तंतु मूल का विकास बहुत अच्छी तरीके से करेगा, पीएच को संतुलित करेगा। ये पीएच को काफी हद तक संतुलित करता है, ठीक है। जैसे कि कोई एसिडिक सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई तो उसको कंट्रोल करने का ट्राई करता है। जो सलाइन सॉइल है, जिसको हम बोलते हैं कि क्षार जमी हुई मिट्टी है, यानी कि 8, 8.5, 9 पीएच तक की मिट्टी है, जहां पे कुछ पैदा होना मुश्किल हो जाता है, उस पीएच को वो कंट्रोल करेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पीएच बैलेंसर मटेरियल नेचुरल वे में डाले गए जो उसको कंट्रोल करेगा, और ये काफी हद तक आपके ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ में, मिट्टी की हेल्थ तो सुधारेगा, ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ में आपको जबरदस्त बेनिफिट देगा। अब दोस्तों, एक ये सवाल आता है कि सर, ये सॉइल न्यूट्री प्लस, क्या हम सॉइल न्यूट्री प्लस को यूज करें तो हम यूरिया डीएपी यूज करना बंद कर दे तो चलेगा, हमारी फसल की पैदावारी में कमी या ज्यादा कुछ होगा? तो दोस्तों, मेरा एक जवाब इसमें है आपके लिए कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जैसे मेरा एक मित्र है, वो दिन की 40 सिगरेट पीता है, वो स्मोकिंग की हैबिट है, 40 सिगरेट पीता है। मैं उसको कल जाके बोलूंगा ना कि एक काम करो, आप कल से सिगरेट बंद कर दो, ठीक है, सिगरेट हानिकारक है, सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट से घर की पैसों की कमी हो जाती है, बीवी बच्चे नाखुश रहते हैं, बच्चों को बीमारियां हो जाती है लंग्स की, आपको खुद को काफी सारे प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। फिर भी उसको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो वहां से, हम बोलेंगे ना बंद कर दे तो कोई सुनेगा नहीं। पर हम एक चीज जरूर कर सकते हो, है कि काम करो, 40 सिगरेट पी रहे हो ना, आज 5 सिगरेट कम पियो, 35 सिगरेट पियो। एक महीने के बाद वो 35 सिगरेट से उसको 30 पे ले आओ, धीरे से 25 पे ले आओ, धीरे से 20 पे ले आओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो 1 या 2 सिगरेट पी रहा होगा, या एकदम से फिर धीरे से सिगरेट को बंद कर देगा। तो दोस्तों, ये यूरिया डीएपी और रासायनिक खाद का भी है ना, हमारे दिमाग में एक नशा बना हुआ है, हमारे दिमाग में एक ऐसी जरूरत बनी हुई है, हमारी मिट्टी की जरूरत अब ऐसी हो चुकी है, फसल की जरूरत ऐसी हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि बिना यूरिया डीएपी का काम नहीं हो सकता। तो मेरे ऐसे किसान मित्रों के लिए मेरा एक ही सिर्फ संदेश है, एक ही मेरा सिर्फ मैसेज है कि यदि अगर आप चाहो कि यूरिया डीएपी आपको इस्तेमाल करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसको कम करते जाइए। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना है, जैविक खेती के लिए एक पहल करनी है, एक कदम इसके आगे बढ़ाना है, तो आपको इसका यूसेज कम करते जाना पड़ेगा, ना कि आप उसको बढ़ाओ, आप उसको कम करो। तो जब भी आप सॉइल न्यूट्री प्लस यूज कर रहे हो, तो सॉइल न्यूट्री प्लस को आप जब भी यूज कर रहे हो, आप 25 से 30% से लेकर 40% तक यूरिया डीएपी को आप कम डालोगे, तभी भी आपका रिजल्ट बना रहेगा, तभी भी आपको उतनी ही पैदावारी मिलेगी। और धीरे धीरे इसको आप हर फसल में 10-20% यूरिया डीएपी कम करते जाइए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यदि अगर आप बिल्कुल भी यूरिया डीएपी यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ सॉइल न्यूट्री प्लस यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी पैदावारी पहली बार में 10, 15, 20% कम होगी। पर मैं जैसे बोला कि हमारी मिट्टी मृत है, इसको जीवित करने में वक्त लगेगा, इसको फिर से जिंदा करने में वक्त लगता है। 100% ऑर्गेनिक अगर कुछ करना है तो उसको वक्त देना पड़ता है। हम अगर यदि चाहते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ी खेती करे, मेरे आगे आने वाली नस्ल अगर स्वस्थ रहे, और हम उसके लिए हमारा खेत छोड़ के जाए, खेती के लायक खेत छोड़ के जाए, तो खेती के लायक खेत तब रहेगा मेरे दोस्तों के जब उस जमीन के अंदर जान बची होगी। तो वो जान डेवलप करने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, कि हम ऐसे ही रातों रात हम लोग चांद सितारे तोड़ के नहीं ला पाएंगे। ये फार्मिंग है, ऊपर वाले की देन से सब चीजें होती है, अच्छी बारिश होना, अच्छा पानी आना, अच्छी मिट्टी होना, अच्छा हवामान होना, बहुत कुछ चीजें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे अगर हाथ में वो कुछ है तो वो है हमारी सोच और हमारा मकसद। अगर ये हमारा ठीक रहा, हम ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अगर पैदावारी थोड़ी अभी कम होगी, पर अगले साल इससे कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, और उससे अगले साल कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, पर मैं 100%
जैविक करना चाहता हूँ, 100% ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ, तो सॉइल न्यूट्री प्लस अगर आप 100% भी यूज करोगे तो आपको पैदावारी में इतनी कम कटौती नहीं दिखेगी। थोड़ी बहुत कटौती पहले और दूसरे साल में दिख सकती है। तीसरे साल से जब आप 100% ऑर्गेनिक कर देते हो तो आपकी मिट्टी, आपकी फसल ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि जैसे आप पहले 2 साल पहले थे, आपको पैदावारी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वो पैदावारी ऐसी बढ़ेगी, केमिकल की कंपैरिजन में भी आप अच्छा काम कर पाओगे। पर उसके लिए धैर्य, धीरज, आपको क्षमता बनाए रखनी है दोस्तों। तो ये सॉइल न्यूट्री प्लस क्या है, कैसे बनता है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये मैंने बताया। अब इसको इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सॉइल न्यूट्री प्लस को इस्तेमाल आप कर सकते हो, 2 तरीके है इसको इस्तेमाल करना। इसका 1000 ml यानी कि 1 लीटर आप इसको 150 से 200 लीटर पानी की टंकी में डाल के आप इसको ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई पद्धति से आप दे सकते हो अपने खेतों में। या तो फिर इसको आप ड्रेंचिंग यानी कि जब भी खेत में पानी बहा रहे हो मोटर के थ्रू, तो ऊपर एक बैरल सेट करके आप उसको 1 लीटर सॉइल न्यूट्री प्लस उसमें ऐड करके डाल सकते हो। या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ या मिट्टी के साथ, मिट्टी को जब गीला कर रहे हो और जब भी आप उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जमीन में डाल रहे हो तो उसके अंदर 1 लीटर सॉइल न्यूट्री प्लस डाल के आप उसको अच्छे से मिट्टी को हिला के फिर उसको यूरिया डीएपी के साथ मिक्स कर के आप उसको जमीन में डाल सकते हो। ये 3 तरीके हैं इसके यूज करने के, मैं फिर बोलूंगा। या तो आप इसको 150 से 200 लीटर की पानी की जो आपकी ड्रिप इरिगेशन यानी सिंचाई पद्धति की जो टंकी है उसके अंदर इसको अच्छे से घोल के आप यूज कर सकते हो। दूसरा, इसको आप ड्रेंचिंग माध्यम से दे सकते हो। तीसरा, इसको आप मिट्टी के अंदर मिक्स करके यूरिया डीएपी के साथ भी यूज कर सकते हो। इसको 1 लीटर यूज करना है प्रति एकड़ के लिए, प्रति एकड़ ही 1 लीटर जाता है। इसको आप कब कब यूज करना है, तो जब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं, जब हम पहली बार यूरिया डीएपी डाल रहे हैं या जब भी हम पहले बार जो भी खाद डाल रहे हो खाद के साथ हम डाल सकते हैं। अगर हम कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाल रहे तो जब भी मिट्टी तैयार हो रही है तो मिट्टी के साथ मिक्स करके इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब हम लोग सीडिंग के पहले यानी बीज रोपण के पहले हम इसको डाल सकते हैं। सेकेंड, इसका स्टेज आता है कि जब फ्लावर आना स्टार्ट हो जाए यानी कि जब फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं फसल के, तो उस वक्त हम इसको सेकंड टाइम जमीन में दे सकते हैं ताकि फिर से मिट्टी को एक बार बूस्ट दे दे। और तीसरी बार इसको हम जब फल लगना शुरू हो जाते हैं और फल धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो तभी हम दे सकते हैं ताकि वो अच्छे फ्रूटिंग में आपको हेल्प कर पाए। यानी कि स्टेज 1 इसको आप दे सकते हो जब भी मिट्टी आप रेडी कर रहे हो। दूसरा जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो, और तीसरा जब ये फ्रूटिंग यानी कि फल आने के स्टेज पे हो। उसके अलावा भी आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। 100% ऑर्गेनिक और हर्बल तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके अंदर कोई भी जहरीला केमिकल नहीं है। इसलिए ये आपकी मिट्टी को 100% ऑर्गेनिक बनने की तरफ आगे ले जाएगा या 100% कार्बन एडिशन का काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसके द्वारा पकाई गई फसल है जो भी है उसको खाने के बाद ना इंसानों को प्रॉब्लम होगा ना ही आपके पशुओं को प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इसका 1 लीटर प्रति एकड़ का माप है। इसको मैंने जैसे समझाया कि आपका इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और ये मिट्टी को जीवित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि दोस्तों आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी मिट्टी के बारे में सोचिए। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ नहीं रही तो आप कितनी भी अच्छी फसल उगाना चाहोगे, आपके पास केमिकल के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। आपके पास जहरीले पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दवाओं के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो ये हमारे सॉइल न्यूट्री प्लस। अब सॉइल न्यूट्री प्लस के इस्तेमाल के बाद हम लोग हमारे सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, एग्री ग्रो प्लस। ठीक है सर, मैं अगर आप एग्री ग्रो प्लस का कैटलॉग आपके पास है, अगर आप शेयर करना चाहो तो कर रहा हूं सर, आप कीप कंटिन्यू, मैं निकाल रहा हूं। जी सर, ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं कि हमारी जब सॉइल प्रिपरेशन हो गई, लैंड प्रिपरेशन हो गई, हमने बीज उसके अंदर डाल दिया। अब बीज जर्मिनेट होके जब बाहर आता है, सीड जर्मिनेट होके जब बाहर आता है, पौधा फूट के जब बाहर आता है, ठीक है, उसके एक स्टेज के बाद हमें उसको ग्रो करवाना है, अच्छी तरीके से ग्रो करवाना है। तो हमें एक लगता है ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ बूस्टर, मल्टीपर्पज ग्रोथ बूस्टर, फ्लावरिंग बूस्टर, फ्रूटिंग बूस्टर, ये हमने अलग अलग प्रकार के नाम सुन के रखे हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, अलग अलग नाम है। ये सभी का काम एक है, वो है आपकी फसल की हरियाली। एग्रोग्रो निकालना है सर, एग्रोग्रो। हाँ सर, एग्रोग्रो। ठीक। आपकी फसल को
अच्छी ग्रीनरी देना, आपकी फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल लगाना, आपकी फसल में ज्यादा से ज्यादा फल लगना, आपकी फसल में अच्छी क्वालिटी के फल लगना, अच्छे रंग आकार रूप के फल लगना, ये वहां पे बहुत आवश्यक बनता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है, हमारी जो लागत है, उसका रिजल्ट हमको तब मिलता है जब हमारी फसल स्वस्थ होती है, हमारी फसल अच्छी पक के जब बाहर आती है, तब उसका बेनिफिट होता है। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एग्री ग्रो हमारा मल्टीपर्पज प्लांट ग्रोथ बूस्टर, मल्टीपर्पज प्लांट फूड बोलेंगे। इसको हमने बनाया गया है 100% ऑर्गेनिक तरीके से। इसके अंदर काफी सारी औषधि यूज की गई है, और ये औषधि और काफी सारी वनस्पतियों का यूज किया गया है, बायोमास यूज किया गया है, नेचुरली डिराइव्ड एमिनो एसिड यूज किया गया है, प्रोटीन्स यूज किए गए, ग्रोथ हार्मोन्स यूज किए गए हैं। इसके अंदर काफी हद तक हमने अच्छी क्वालिटी का सीविड और अन्य पदार्थ यूज किए, जिससे आपकी फसल को जितनी भी डेफिशिएंसी हो, वो डेफिशिएंसी को करेक्ट करने में ये मदद कर पाए। ये डेफिशिएंसी क्या क्या चीज की होती है मैं फिर बोलूंगा। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन वगैरह की चीजें, बोरॉन वगैरह की चीजें हमारी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी कमी को पूरा करने का काम एग्री ग्रो करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्री ग्रो का हम वर्किंग समझे कि एग्री ग्रो काम कैसे करता है, एग्री ग्रो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से थोड़ा यूनिक कैसे है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर काफी लोग ह्यूमिक एसिड बेचते हैं, अमीनो एसिड बेचते हैं, ह्यूमिक एमिनो का कॉम्बिनेशन बेचते हैं, अलग अलग प्रकार से उसका मार्केटिंग किया जाता है कि हमने ह्यूमिक यहाँ से डिराइव किया, हमने ह्यूमिक यहाँ से डिराइव किया है, वो ये बेनिफिट देता है, वो ये बेनिफिट देता है। हमने इसके अंदर काफी हद तक अच्छी औषधियां यूज की है, जो औषधि फसल के विकास के लिए, जो औषधि हमारे मिट्टी के लिए, जो औषधि हमारी फसल की इम्यूनिटी के लिए काफी मददगार रहती है। तो ये औषधियों के साथ साथ हमने नेचुरल वे में काफी अच्छे डिराइव्ड प्रोटीन्स यूज किए, विटामिन यूज किए, मिनरल्स यूज किए, जो हमारी मिट्टी के अंदर रहे डेफिशिएंसी को हटाता है। पत्तों के ऊपर जाने के बाद हवामान से हवा के अंदर जितने भी मिनरल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा खींच के एब्जॉर्ब करके हमारी फसल को प्रदान करने का काम करता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्री ग्रो मल्टीपल रिफ्लेक्शन थियरी पे काम करता है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्री ग्रो मल्टीपल रिफ्लेक्शन थियरी के ऊपर काम करता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन पद्धति पे काम करता है। ये क्रिस्टलाइजेशन पद्धति क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी R&D टीम ने डेवलप की गई ऐसा 2 इंग्रेडिएंट्स है जिसको अंदर हमने यूज किया है, जो क्या काम करते हैं कि जो पत्तों के ऊपर जाके छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल्स यानी मैं आपको एक अगर अच्छी हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो वो है ना, हमारी जो शुगर होती है, जो हमारी शक्कर होती है, शक्कर के जो दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वैसे शक्कर के छोटे छोटे दाने पूरे पत्तों के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, जो हमको हमारी आंख से नहीं दिखते, जो हमको या माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। वो छोटे शक्कर के दाने जैसे जो वहां पे फॉर्म होते हैं, उसका फायदा क्या होता है, जब उसके ऊपर सन रेज गिरती है, जब उसके ऊपर रोशनी होती है, यानी कि जब सनलाइट आती है तो शक्कर के दाने उसको मल्टीपल जगह पे रिफ्लेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा हमारे पत्तों को सनलाइट प्रोवाइड करती है। सनलाइट यानी जो हमारा सूर्य की किरणें है, ये हमारे फसल की नेचुरल फूड है, वो हमारे प्लांट का नेचुरल फूड है जिसको मिलना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर यूज कर लो, आप कितने भी अच्छे टॉनिक यूज कर लो, पर अगर हमारी फसल को अच्छी रोशनी नहीं मिली, अगर हमारी फसल को अच्छी सूर्य की किरणें नहीं मिली, तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सन है, सनलाइट हमारे प्लांट का नेचुरल फूड है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे प्लांट के अंदर फूड प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक हमारी यूनिक थियरी है जिसके ऊपर हमारा एग्री ग्रो काम करता है। मैंने बताया एग्री ग्रो किस चीजों से बना है। अब एग्री ग्रो का फायदा क्या है, तो एग्री ग्रो को यूज करने से जो भी हमारे खनिज तत्व है, जो इंपॉर्टेंट तत्व है, उसकी कमी को पूरा किया जाता है। सेकेंडली, ये हमारी मिट्टी के अंदर जब एब्जॉर्ब होता है, जब न्यूट्रिएंट्स खींचता है, जब हम लोग स्प्रे करने के बाद जब मिट्टी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब होता है, तो रूट ग्रोथ में काफी अच्छा हेल्प करता है, तंतु विकास में काफी अच्छा हेल्प करता है। ये ज्यादा से ज्यादा फल लगने में, फूल लगने में मदद करता है। यानी जितने भी हमारे फल और फूल लगे वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वहां पे लगे, और हमारी पैदावारी में वहां पे कम से कम 10% से 50% ज्यादा वहां पे बढ़ोतरी हो, उसका ये ख्याल रखते हैं।
तीसरा, ये वहां पे जितने भी पत्ते फल फूल लगे हैं उसको इतनी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं कि वो वहां से गिरे नहीं, उसकी गिरावट वहां से कम हो, यानी कि डाली शाखा को मजबूत बनाने का काम ये करती है। और चौथी चीज कि ये आपकी फसल को ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि ये कम से कम बीमार हो, यानी कि हमारी फसल के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो और वहां पे कम से कम बीमारियां लगे। तो दोस्तों ये उसके फायदे, ग्रोथ का काम करती है, पत्तों के अंदर हरियाली बनाए रखती है, ज्यादा से ज्यादा पत्ते आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल फूल आते हैं, तंतुमूल का यानी रूट का अच्छा विकास होता है, रंग रूप हमारे फल का अच्छा बनता है और ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, पैदावार के अंदर ही आपको जबरदस्त बेनिफिट देता है। ये 100% ऑर्गेनिक जैविक तरल है, ये 100% ऐसी फॉर्मुलेशन से बनाया गया है कि ये पत्ते के ऊपर, फल फूल के ऊपर किसी भी प्रकार के हानिकारक जहरीले तत्व वहां पे नहीं छोड़ता, जिसके कारण इंसान उसे खाए या आपके पशु खाए उनको कोई भी प्रकार के लॉस नहीं है, किसी भी प्रकार का उनको वहां पे हानिकारक चीजें वहां पे नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कि एग्री ग्रो को इस्तेमाल कब कब करना है और एग्री ग्रो को कितना इस्तेमाल करना है। एग्री ग्रो को आप इस्तेमाल 4 स्टेज पे कर सकते हैं। पहला, जब ये हमारा जर्मिनेशन होने के बाद जब पौधा बाहर आता है, जो फूट के बाहर आता है, अंकुरित होकर जब बाहर आता है और पौधा करीबन 2 से 3 इंच का होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 3 इंच का जब पौधा होता है तब आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, ताकि उसके अंदर वो जो मिनरल्स डेफिशिएंसी क्रिएट क्लोज करके उसके अंदर हार्मोन्स जो है उसको स्टिमुलेट करके उसके ग्रोथ को अच्छा एक विकास दे पाए। ये पहला स्टेज है, जब वो 1 से 2 इंच का हो जाए, 2 से 3 इंच का हो जाए। दूसरा स्प्रे आप तब कर सकते हो जब ये एक फुट की हाइट तक पहुंच जाता है, यानी कि 1 से 1.5 फीट की हाइट तक पहुंच जाता है, यानी वो ग्रोथ स्टेज पे, यानी वो जब विकास के स्टेज पे हो तब आप उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको यूज कर सकते हैं कि जब इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाए, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर यूज कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फूल लगे। और फूल के बाद जब इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाए तब इसको आप चौथी बार यूज कर सकते हो कि अच्छे से अच्छा वहां पे फल लगना वहां पे स्टार्ट हो जाए और जो भी फल लगे वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फल लगे। इसको आप 4 स्टेज पे दे सकते हो, इसको आप बीच में किसी भी स्टेज पे दे सकते हो। इसके अलावा भी जब आपको लगे कि आपके पत्ते पीले पड़ने लगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, सॉरी, आप इसको कोई भी स्टेज पे दे सकते हो। 100% ऑर्गेनिक होने के कारण ये आपके फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी प्रकार का हानिकारक चीजें वहां पे नहीं छोड़ेगी। इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों 50 ml यानी 50 ml पर पंप, यानी 15 लीटर या 16 लीटर का जो आपका पंप है उसमें 50 ml से 60 ml के बीच में आपको यूज करना है। आपके पंप के अंदर यूज करने से पहले बॉटल को अच्छे से हिलाए, फिर उसको पंप में डाले, पंप में डालने के बाद 2 मिनट तक उसको अच्छे से घोला जाए, फिर पंप को स्प्रे किया जाए। मैं जैसे पहले भी काफी बार बता चुका हूं, मैं और एक बार दोस्तों आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो पंप है जिसको हम पंप में स्प्रे करते हैं, वो पंप को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कैसे पंप करें, कैसे स्प्रे करें। जैसे मैं हमेशा बता कि मैं जैसे बैठा हूँ, मैं जब नहाता हूँ तो 1 बाल्टी पानी लेके अगर मैं ऐसे डाल के नहा लिया मैंने, ठीक है, और ना साबुन इस्तेमाल किया, ना मैंने कुछ ऐसे मेरे मुंह पे अपना हाथ रगड़ा, ना बदन पे हाथ रगड़ा, तो मेरे शरीर से मैल नहीं जाएगा। मैंने सिर्फ पानी डाला है, पानी बह जाएगा मेरे शरीर से, ना मैल जाएगा, ना मेरी खूबसूरती में कोई फायदा होगा, ना मेरी ताजगी में कुछ फायदा होगा। सिर्फ पानी डाला, पानी डाल के हम निकल गए। इस प्रकार से हम, हमारे किसान जो है, ठीक है, वो हमारे स्प्रे जब करते हैं तो पत्तों को ठीक से नहलाते नहीं है, पत्तों के ऊपर पानी की बाल्टी जैसे डालते हैं वैसे करते हैं। मैं दोस्तों ये बोलता हूँ कि हमें जब शावर के नीचे हम खड़े, अगर हम साबुन अच्छे से रगड़ेंगे मुंह के ऊपर, बदन के ऊपर, तब जाके हमारा मैल जाएगा। वैसे ही हम लोग जब स्प्रे कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जब एग्रीकल्चर फील्ड में जाके स्प्रे कर रहे हैं, उस स्प्रे को पत्तों के ऊपर अच्छी तरीके से वहां पे स्प्रे करना, ताकि पत्तों के ऊपर के हिस्से पे, नीचे के हिस्से पे, डाली शाखा के ऊपर अच्छे से स्प्रे किया जाए, ताकि हमारा जो एग्री ग्रो अंदर यूज किया है या हमारा और भी कोई अंदर प्रोडक्ट यूज किया गया है वो पत्तों के ऊपर अच्छी तरीके से वहां पे लगे, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो और वहां पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से हमको रिजल्ट मिल पाए। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हमको एग्री ग्रो का रिजल्ट लेना है। इसको हम किसी भी
प्रकार की फसल में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ धान या कोई गेहूं में यूज कर, इसको आप धान, गेहूं, पैडी, कॉटन, चिली, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कोई भी फल फूल इत्यादि, ठीक है, आप इसको गन्ने में कोई भी प्रकार की फसल में आप यूज कर सकते हो। जो 4 स्टेज मैंने बताया, 4 स्टेज पे तो करना ही है, उसके अलावा भी आप इसको यूज कर सकते हो जो स्टेज पे आप चाहो। 50 मिलीलीटर एक पंप में लेके स्प्रे करना है, स्प्रे अच्छी तरीके से करना है। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों याद रखें कि रोशनी, सनलाइट, यानी कि खुला मौसम होना बहुत जरूरी है। जब बादल छाया हुआ मौसम है, जब बारिश गिर रही है, तब ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल प्लीज ना करें। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल का बेस्ट रिजल्ट आपको तभी देखने मिलेगा जब हमारा मौसम क्लियर है, साफ आसमान है, तभी हम इसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास मेहता जी 2 सवाल आ जा रहे हैं। एक, जी सर, बीज उपचारित करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? तो जो आपने 2 प्रोडक्ट बताए हैं उनमें से क्या कोई ऐसा है जो बीज में, जैसे मुझे याद आता है वो कौन सी दवाई हम बीज में पहले डाल देते थे और देखो सर, मैं इसका जवाब दूंगा। वैसे अगर आप एग्रीग्रो को बीज उपचारित में यूज करोगे तो आपको 100% बेनिफिट है। पर बीज उपचारण के लिए जनरली हम एक और प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं जिसके अंदर हम अलग प्रकार के माइक्रोब्स और अलग प्रकार के प्रोटीन्स ऐड करते हैं। यानी कि दूसरा को अभी आप बताओगे। एक सवाल और आ जाता है, कोकोनट ट्री और एरेका ट्री का कौन सा प्रोडक्ट यूज, इनमें से कोई सा यूज हो सकता है? कोकोनट ट्री वगैरह, अरेका ट्री यानी सोपारी का जहाँ पे खेती होता है ज्यादातर कर्नाटक साइड होता है, तो मैं मानता हूँ ये सवाल कर्नाटक से आया होगा शायद। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो अरेका ट्री और कोकोनट ट्री में आप बेशक ग्रोथ के लिए यही प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। हालांकि अरेका ट्री के ऊपर तो मैं एक और अलग से पूरी ट्रेनिंग ले सकता हूँ, क्योंकि अरेका ट्री के अंदर अभी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है कर्नाटक के अंदर। ऐसी कीड़े लग गए, ऐसी फंगस लग गई है कि पूरे का पूरा अरेका ट्री सड़ने लगा है, पूरे का पूरा अरेका ट्री फेल होने लगा है। ठीक है, तो सर मैं चाहूंगा कि आप अगला जो प्रोडक्ट आप बताने जा रहे हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक श्रोतागण है, अब पता नहीं बहुत सारे होंगे, लीडर हैं सभी, तो अगर हो सके तो आप मुझे बताएं, मैं उसको ओपन कर दूं। हाँ, अगला प्रोडक्ट सर हम लोग एग्री रक्षक के ऊपर जाएंगे। ठीक है सर। सर कोकोनट और अरेका के ऊपर मैं एक थोड़ा डिस्कशन करूंगा, पर ये मीटिंग के बाद, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरेका ट्री में काफी बड़ा इश्यू चल रहा है कर्नाटक में। मैं इसके बारे में अपडेटेड हूँ काफी अच्छी तरीके से, तो मेरे पास इसका कुछ सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन जरूर शेयर करना चाहूंगा। पर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से शेयर करूंगा ताकि हमारा सबके साथ जो हमारा कीमती समय है वो मैं उसमें इन्वेस्ट ना करूं, और उसको मैं एक अलग तरीके से आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। ठीक है सर। सर हम थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, एग्री रक्षक के ऊपर। सो दोस्तों, आप शुरू करिए। जी सर। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2 प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, सो जो हमारा सॉइल न्यूट्री प्लस है और एग्री ग्रो है, ये हमारा है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वाला प्रोडक्ट, यानी कि हमारी फसल के अंदर न्यूट्रिशन देने की जो काम है वो ये 2 प्रोडक्ट्स होती है। अब हम लोग आते हैं डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि हमारी फसल पे लगने वाली बीमारियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है दवाइयाँ। जो दवाई आती है, जो पेस्टिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, ये खतरनाक जहरीला केमिकल है जिसकी बोतल के पीछे डेंजर, कॉशन, पॉइजन लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से वो बोतल देखते हो तो उसके ऊपर पॉइजन लिखा है, कॉशन लिखा है, डेंजर लिखा है, कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन लिखा है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी है। इसको गलती से पीना या छूना या ज्यादा हाथ में लगने से काफी बीमारी हमारे किसान भाइयों को पहले भी हो चुकी है, होती आ रही है और होती रहेगी। तो दोस्तों, आप सिर्फ इतना सोचिए कि जो जहरीले केमिकल हमारे हाथ को बिगाड़ रहे हैं, जब हमारी लंग्स में जा रहे हैं तो हमें डैमेज पहुंचा रहे हैं, हमारी आंखों के सिर्फ भाप अगर आ रही है तो हमारी आंखों को जला दे रहा है। तो दोस्तों सोचिए कि ये प्रोडक्ट जब हमारे फूल फल के ऊपर लगता होगा और उस फल को हम लोग जब खा रहे हैं, हमारे टमाटर, हमारी मिर्ची, हमारे जितने भी हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और व्हीट, पैडी, कॉटन के ऊपर जब लगता है, जब हम वो खाते हैं तो कितना जहर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग, मैं आपको एक यूनेस्को का रिपोर्ट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के बेसिस पे से मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों आज की डेट में कम से कम 15 से 20% कैंसर की बीमारियां, कम से कम
30 से 40% इनफर्टिलिटी इश्यूज जो है, ठीक है, यानी हमारे जो संतान प्राप्ति का जो प्रॉब्लम है, हमारा जो कैंसर का प्रॉब्लम, पार्किंसन डिजीज, माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, लीवर का वीक होना, लंग्स का वीक होना, हमारे शरीर में खून जल्दी ना बनना, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होना, ये जितने भी प्रॉब्लम है वो 5% से लेके 20% तक प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ोतरी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि वो जहर का, जिसको हम बड़े जी जान से सुबह उठ के 7 बजे में स्प्रे करने हमारी फील्ड में जाते हैं। वो हमारी फील्ड में तो जाके हम जो स्प्रे करते हैं उससे मच्छर जरूर मरेंगे। दोस्तों, आप जो चीज सोचिए जो आपकी आंखों को जला देता है, जो आपको कैंसर पहुंचा देगा, वो इतनी छोटी सी इल्ली को तो मार ही डालेगा, वो इतने छोटे से थ्रिप्स माइट्स या व्हाइट फ्लाई को तो वहां पे खत्म ही कर देगा। वो तो इंसानों को नहीं छोड़ रहा, तो इतने छोटे से जीवाणु को तो क्या छोड़ेगा वो, ठीक है। अब ये जो हमारा पेस्टिसाइड है, इस पेस्टिसाइड को हमने यूज करके हमारी फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, हमारी मिट्टी को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अब इस जहरीले पदार्थ को जब हम यूज करना कम करेंगे तो बेशक काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, काफी सारे सवाल आएंगे। वो चैलेंजेस और सवाल में जाने के पहले मैं वशिष्ठ जी एक छोटी सी भूमिका और इधर मैं बताना चाहूंगा कि हम ये जानते हैं कि आज की डेट में हम लोग को बुखार आता है, हम लोग पहले पैरासीटामोल खाते थे, 500 mg की खाते थे। अब डोलो आया, डोलो ने 650 mg की आदत डाल दी। अब इंसानों को 650 mg के नीचे बुखार कम होना या शरीर का टूटना, बदन का टूटना एक प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ही जितनी भी दवाई हम लोग पहले खाते थे उससे ज्यादा डोज में हमको खानी पड़ रही है अगर हमको हमारी बीमारी क्योर करनी है। पेस्टिसाइड में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ये जहर में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि जो इल्ली थी, दीमक था, थ्रिप्स था, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, सकपेस्ट, एफिड, जैसे फंगस, निमेटोड, कुछ भी बीमारी ले लो, पहले जो 5 ml एक पंप में डालने से क्योर होती थी, आज की डेट में 10 ml डालना पड़ता है। और यदि अगर 5 ml ही अगर डालना है तो कंपनी को वो प्रोडक्ट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर्म में बनाना पड़ता है ताकि 5 ml में वो कीड़ा मर जाए। यानी कि वो कीड़े जो है वो रेजिस्ट हो चुके हैं। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के दरमियान हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, हमारे में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है कि हम लोग अभी हमारे ऊपर कोरोना वायरस का असर नहीं हो रहा है, तो वैसी ही हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है हमारे फसल के कीड़ों और जो किट है उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है कि हम कितना भी केमिकल डालेंगे वो आज तो मर जाएंगे, फिर 3 दिन बाद पैदा होंगे, फिर 1 महीने बाद पैदा होंगे, फिर अगली फसल में पैदा होंगे, तब आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हर बढ़ते साल पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, लागत बढ़ानी पड़ेगी, मुनाफा बढ़ेगा नहीं, फसल की कीमत वहीं की वहीं रहेगी और हमारा खर्चा बढ़ता जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन है हमारे पास एग्री रक्षक। एग्री रक्षक एक ऐसा 100% ऑर्गेनिक तरीके से, 100% हर्बल तरीके से बनाया हुआ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर काफी सारी वनस्पति औषधियां और अच्छी अच्छी औषधियों के तेल, जैसे कि गार्लिक का तेल, नीम का तेल, करन का तेल, पिपरमिंट का तेल, मेंथोल का तेल, कपूर का तेल, ठीक है, लौंग का तेल, वैसे मिर्ची का तेल, ठीक है, हल्दी का तेल, इसके अंदर इतने सारे अलग अलग प्रकार के तेल और अलग अलग प्रकार की औषधि डाली है जो जाके फसल के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है, ऐसा रक्षक कवच बनाती है। वो रक्षक कवच के कारण वहां पे फसल के ऊपर जो कीड़े लगना है, जो कीट लगना है, वो कम होता है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि सर कि हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं तो हमारे इल्ली या हमारी सुंडी या हमारे जो लार्वा है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें जो बोली जाती है वो मर जाता है, तो ये मरेगा। मैं फिर बोलूंगा सर एग्री रक्षक के यूज के बाद इल्ली, दीमक, चूसक जीवात यानी कि सकपेस्ट, कीटाणु जो भी हमारे थ्रिप्स, माइट्स जैसे जितने भी हमारे कीड़े हैं, फफूंद है, वायरस है, ये मरेंगे नहीं, ये वहां से मरेंगे नहीं, ये सब भाग जाएंगे। हम लोग किलिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करते, हम लोग रिपेलिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मेरे को दोस्तों ये बात बताओ, कौन सी ऑर्गेनिक चीज ऐसी है जो मार डालती है? जहर के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो चीजें मार सकती है। जहर के अलावा कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो ये किसी भी कीड़े को मार सकती है। तो ऑर्गेनिक में मरना मारने की बात नहीं आती है, यहाँ पे रिपेलिंग इफेक्ट की बात आती है, यहाँ पे रिपेलिंग एक्शन की बात आती है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट एक पत्तों के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसके कारण वहां पे जो भी कीड़े आते हैं वहां से भाग के दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। अब सर ये आके वहां से भागते क्यों है? ये सुरक्षा कवच में ऐसा क्या है कि वो भाग जाता है?
3 से 4 चीजें दोस्तों यहाँ पे मैं समझाऊंगा। जो सुरक्षा कवच जो बनता है आपके पत्तों के ऊपर, डाली, शाखा, फल, फूल के ऊपर, ये जो कवच बनता है, ये कवच के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसकी बदबू के कारण वो वहां से सबसे पहले जो आते हैं वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तीसरा, इसके अंदर सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन ऐसा नेचुरल होता है, उनको चचरता है, यानी कि उनको वहां पे स्किन के अंदर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो स्किन के अंदर प्रॉब्लम होता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है। तीसरा, ये वहां पे एक ऐसा लेयर फॉर्म करता है जिसके कारण जो उनका फूड है, जो भी हमारे दिमाग, हमारे सुंडी या इल्ली का फूड है, वो फूड खाने आता है, वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आप ये चीज समझो कि आपको 5 पकवान आपके सामने रखे हो, मैं बोला आई थिंक सर का नेट चला गया है। मुझे आई होप आवाज मेरी तो आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज चली गई है। नहीं वशिष्ठ जी, नेट चला गया सर का ही, आपका सही है सारा। ओके। तो अभी तक सर जब तक आते हैं, जरा हम भी अपने ज्ञान के चक्षुओं से जो हमने समझा है, कहने का मतलब ये है कि जो न्यूट्री प्लस था वो फसल जमीन को रेडी करने के काम आता है। जो दूसरा हमने प्रोडक्ट देखा वो फूल पत्तों को बेहतर बनाने के काम आता है। और जो तीसरा हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वहां पे कीटाणु ना लगे, वो भाग जाएं, तो उनके लिए इस्तेमाल है। और सर आ गए हैं, आगे का कार्यक्रम सर संभालेंगे। सॉरी सर, थोड़ा इंटरनेट इंस्टेबल था। ओके, सो जैसे मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि ये पत्तों के ऊपर एक ऐसा कवच बनाता है जैसे मैं 5 पकवान, जैसे बोला हमारे सामने अगर 5-50 पकवान रखे हो, ठीक है, पर हमको बोला जाएगा आपको ये पकवान खाने के पहले आप ये पकवान आपको परोसे जाएंगे एक पेस्टिसाइड के भरे हुए गोदाम में जहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, तो क्या हम खाएंगे? हम नहीं खाएंगे। वैसे ही जो वहां पे कीड़े आते हैं, जो इल्ली आती है, दीमक आता है, या फफूंद आती है, या सॉरी नॉट फफूंद, मैं मतलब चूसक जीवात यानी सकपेस्ट, व्हाइट फ्लाई, एफिड जैसे थ्रिप्स, माइट्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के कीड़े आते हैं, वो वहां पे वो हमारे खेत में आते हैं। कि उनको कोई शौक नहीं है कि मैं मेहता जी का, यादव जी का, वशिष्ठ जी के खेत में जाके उनका तबाही मचा दूं, नुकसान मचा दूं, ठीक है, उनका वो वहां पे आते हैं सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उनको वहां पे उनका खाना दिखता है। उनको वहां पे उनका खाना दिखता है। जो डार्विन्स फूड चेन थियरी, जो इवोल्यूशन थियरी जिसको हम बोलते थे कि आज हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी प्रकार का खाना खाने के लिए, ठीक, हमको कोई खाता है, हम किसी को खाते हैं, वो किसी और को खाता है, ये पूरी एक फूड चेन है। वैसे ये जो हमारी इल्ली, सुंडी, दीमक, फफूंद, अलग अलग प्रकार के जो भी कीड़े हैं, थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, ये वहां पे जाते हैं अपना खाना खाने। वो खाना पत्तों के ऊपर लगा हुआ है, जैसे कि फफूंद के रूप में वो खाना लगा हुआ है, वो खाना खाने के लिए आते हैं। पर अगर हम उसके ऊपर एक लेयर बना दे तो वो खाना खा ही नहीं पाएगा, वो खाना खाए बिना वापस चला जाएगा, उसको बर्निंग सेंसेशन होगा, वापस चला जाएगा, उसको उसकी दुर्गंध वहां से भगा देगी। चौथा, इसके अंदर इस प्रकार के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए जो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अटैक करने के बाद वहां से उसका म्यूटेशन बंद कर देता है। यानी कि एक इल्ली है, एक इल्ली 1000 इल्ली को जन्म देती है। ये यहाँ पे अगर वो इल्ली हमारी दवा के संपर्क में आ जाती है तो वो 1000 इल्ली को जन्म नहीं देगी, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से वहां से जितने भी कीट है वो कहां से कीट को भगाने की कोशिश करते हैं। फफूंद जहां पे लगी है वहां पे फफूंद के ऊपर प्रोटेक्शन बना के वो फफूंद को अच्छी तरीके से क्योर करता है। ये प्रोडक्ट हमारा काफी सारी प्रकार के 200 से ज्यादा प्रकार के कीड़ों के ऊपर इस्तेमाल होता है, फफूंद के ऊपर इस्तेमाल होता है। वायरस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, चिली के अंदर काफी हद तक, ब्रिंजल के अंदर, वैसे अब तो वायरस पपैया में भी बहुत है, और काफी अन्य फसलों में भी वायरस बहुत दिखता है, जिसको हम बोलते हैं लीफ कल वायरस, जेमिनी वायरस, जो पत्ते जो सिकुड़ जाते हैं पत्ते चिली के अंदर, तो पत्तों को खोलना बहुत मुश्किल होता है। ये वायरस फैलता कहाँ से? थ्रिप्स और माइट्स ये वायरस को फैलाते हैं। जैसे हम इंसानों ने कोरोना फैलाया,
वैसे थ्रिप्स माइट्स चिली के अंदर वायरस फैलाती है। तो वायरस अगर खत्म करना है तो वायरस को खत्म करने के लिए पहले थ्रिप्स माइट्स को वहां से भगाना पड़ेगा, थ्रिप्स माइट्स को खत्म करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एग्री रक्षक के माध्यम से पहले थ्रिप्स माइट्स को वहां से भगाते हैं, फिर वो जो पत्ते बंद हुए पत्ते हैं वो पत्तों को इस प्रकार से प्लांट एनर्जी देता है, प्लांट फूड देता है कि वो धीरे 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 करके सनलाइट की प्रेजेंस में खुलने की कोशिश करते हैं, और जो नए पत्ते आते हैं वो बेहतरीन पत्ते आते हैं, उसके ऊपर वायरस नहीं लगा हुआ होता है। ये वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार की जो हमारे है इनसे पेस्ट अंदर ये अच्छा रिजल्ट देती है। ये केमिकल पेस्टिसाइड का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मैं फिर एक बात क्लियर करूंगा कि ये केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, ये एक स्प्रे के बाद सारे कीड़े मर गए, सारे कीटाणु मर गए, सारे इल्ली मर गई, वायरस फंगस क्योर हो गया, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको निवेदन करता हूँ दो हाथ जोड़ के कि इसको आप कोई चमत्कार मत मानिए। ये एक ऐसा 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे करके आपकी पेस्टिसाइड, आपके जहरीले केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करेगा, आपकी फसल को अच्छा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और आपका जो लागत है, लागत को आने वाले दिनों में वो कंट्रोल करवा पाएगा, ताकि नेचुरल वे में वहां पे किसी भी प्रकार के कीड़े या फंगस वायरस ना लगे। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको इस्तेमाल करने की जो पद्धति है काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्री रक्षक की बॉटल को अच्छे से हिलाना सबसे पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर जो औषधि यूज की गई है, इसके अंदर के जो ऑयल है, ये कई बार नीचे थोड़े सेटल हो जाते हैं। तो इसको अगर अच्छे से आपने हिलाया, तो अच्छे से हिलाने के बाद वो अच्छे से घुल गया, फिर इसको 50 ml आपको प्रति पंप लेना है, यानी एक पंप के अंदर 50 ml डालना है। 50 ml डाल के पंप के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, अच्छे से घोल देना है। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर जब अच्छे से घुल जाए, ठीक है, तब इसके अंदर आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने की जो सिस्टम है, जो मैंने पहले भी समझाया कि आपको बाल्टी लेके नहीं नहाना है, आपको शावर के नीचे अच्छे से नहाना है, वैसे पत्तों को अच्छे से नहलाना, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, क्योंकि थ्रिप्स और माइट्स ऐसी चीज है जो पत्तों के नीचे रहना ज्यादा पसंद करती है, ना कि पत्तों के ऊपर। तो नीचे से ऊपर से अच्छे से इसको स्प्रे किया जाए, डाली शाखाओं के ऊपर अच्छे से स्प्रे किया जाए, ताकि अगर वहां पे उसके कुछ छोटे 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 कीड़े लगे तो वहां से लेयर बन के वहां से भाग जाए, वहां से अगर फफूंद वायरस जैसी बीमारी है उसको निकालने में ये मदद करे। इसको हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना कंपलसरी है, यानी कि यदि अगर आपने आज स्प्रे किया तो 7 दिन के अंतराल पे इसको फिर से स्प्रे करें। इसको जब भी स्प्रे करें 7 दिन के अंतराल पे इसका 2 बार स्प्रे होना जरूरी है। काफी किसान मित्र पूछते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा अगर हम 2 बार स्प्रे करेंगे, तो मैं उन सभी से कहूंगा कि मैं जब फील्ड में जाता हूँ, मैं अच्छे से फील्ड में जाता हूँ, मैं किसानों के साथ रहता हूँ, सोता हूँ, सुबह में जाके फील्ड करता हूँ। काफी सारी फसल के ऊपर जब हम R&D कर रहे होते हैं, किसी डिजीज को लेके, किसी न्यूट्रिशन को लेके, हम ये देखते हैं कि किसान केमिकल पेस्टिसाइड भी हर 3 दिन पे डालता है, हर 4 दिन पे डालता है, हर 5 दिन पे डालता है, हर हफ्ते डालता है। तो ये चीज जब आप जहर 5 दिन के बाद 2 बार डाल रहे हो, 7 दिन के बाद 2 बार डाल रहे हो, 10 दिन के बाद 2 बार डाल रहे हो, तब भी वो कंट्रोल नहीं आ रहा है, जहर अगर मार नहीं पा रहा है, तो मैं कोई चमत्कार नहीं बेच रहा जो इसको मारेगा। ये सिर्फ एक सिस्टम है, ऐसा प्रोसेस है जो धीरे 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 करके आपकी जो इल्ली या जो भी आपकी बीमारी है उसको कंट्रोल करेगा, उसकी पॉपुलेशन को नीचे लाएगा, आपके पत्तों के ऊपर ऐसा प्रोटेक्शन बनाएगा कि वो आगे जाके उसके अंदर ज्यादा बीमारी ना लगे, फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम ना हो, और डिजीज को कंट्रोल वहां से करके वो वहां से क्योर करेगा। अब इसको हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना जरूरी क्यों है दोस्तों? तो मैं एक आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे इल्ली और दीमक वगैरह जितने भी इल्ली या थ्रिप्स माइट्स व्हाइट फ्लाई जो भी होता है, वो अंडे छोड़ते हैं, वो अपने पीछे अंडे छोड़ते हैं। तो जो अंडे है वो अंडे एग्री रक्षक से नहीं पिघलेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो अंडे को भी पिघाल देगा। पर जब वो अंडे फूट के 2-3 दिन में बाहर आएंगे और फिर से जब एग्री रक्षक का स्प्रे होगा, तो ये जो दूसरा स्प्रे है, दूसरे स्प्रे के बाद, ये प्रोडक्ट के दूसरे स्प्रे के बाद आपको वहां से आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो फर्दर डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। दोस्तों, वायरस के अंदर नीचे की साइड स्प्रे करना बहुत जरूरी है। काफी लोग मेरे पास ये कंप्लेन लेकर आते हैं वायरस के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा है। वायरस कैंसर जैसा है, 3rd स्टेज पे यदि अगर पहुंच गया है तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप नीचे की साइड अच्छे से स्प्रे करते हो हफ्ते में 2 बार 30 से 40 ml के बीच में, और अगर रोशनी सही है तो आपके नए पत्ते अच्छे आएंगे, और
50% आपके लीफ खुल भी जाएंगे। ये रिजल्ट हमने अक्रॉस स्टेट्स लिया हुआ है, हमने इसके काफी सारी जगह फील्ड ट्रायल की हुई, यूनिवर्सिटी ट्रायल की है हमारे पास। काफी सारी जगह से जब प्रमाण पत्र आता है तब हम ये प्रोडक्ट को क्लेम करते हैं कि यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। फिर से मैं कहूंगा दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक और हर्बल दवाई है जिसके कोई अवशेष, केमिकल के अवशेष पत्तों के ऊपर ना रहने के कारण ये हमारी फसल के लिए, हमारी नस्ल के लिए, कैंसर के लिए और काफी सारी अन्य बीमारियों में ये मदद करेगा। हमारी नेशन को, राष्ट्र को कैंसर मुक्त बनाने के लिए ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हो सकता है आने पहले कुछ दिनों में आपको परिणाम धीरे धीरे मिले या ना मिले, निराश मत होइए। जब भी कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो हम लगा के बैठे हमारी फसलों को, वो एक दिन में क्योर नहीं होगी, एक डोज से क्योर नहीं होगी, 2 डोज से क्योर नहीं होगी। पर अगर आप प्रयास करते गए, धीरे 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 करके केमिकल की डिपेंडेंसी कम करते गए, तो आपको 2 साल से अंदर, 1 या 2 साल के अंदर ऐसा स्टेज मिलेगा जहां पे आप इसको जबरदस्त बूम कर पाओगे और आपको कोई भी प्रकार के केमिकल, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। इसको आप किसी भी फसल के ऊपर यूज कर सकते हो, कोई भी स्टेज पे यूज कर सकते हो जब आपको लगे कि इसके ऊपर फफूंद, वायरस या हमारे कीड़े लगे हैं। ये क्योरिंग हुआ, आप इसको प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इसको प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हो। वो कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि अगर आपको ये बीमारी आने से पहले अगर आप भाप लेते हो कि ये बीमारी बाजू वाले की फसल में आई है और मेरे फसल में भी आ सकती है, आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे पहले से प्रोटेक्शन लेयर बना के छोड़ देगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका वहां पे किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह आना कम हो जाएगा और आपकी क्रॉप को इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, यदि डिटेल हमारी एग्री रक्षक के बारे में, चौथी प्रोडक्ट पे मैं आऊंगा एग्री 90 के बारे में। 90 शेयर कर सकते हैं, चलिए। एग्री 90 एक ऐसा सहायक प्रोडक्ट है, सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर जिसे हम बोलते हैं। स्टिकर, स्प्रेडर, एक्टिवेटर, पेनिट्रेटर, एडजुवेंट स्प्रे जो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक सहायक यानी कि एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल ये प्ले करता है। ये मेन एक्टर नहीं है, ये सपोर्टिंग एक्टर है। सपोर्टिंग एक्टर का काम है कि जो भी प्रोडक्ट के साथ उसको यूज किया जाए उसको सपोर्ट करे, उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करे, उसके परफॉर्मेंस को बूस्ट करे। तो अब ये ऐसा तो क्या प्रोडक्ट है कि जो एग्री ग्रो या एग्री रक्षक या सॉइल न्यूट्री प्लस या अन्य प्रोडक्ट के साथ किसी भी प्रकार के केमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड या अन्य फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ प्रमोटर के साथ आप एग्री 90 को यूज कर सकते हो। एग्री 90 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि इसको किसी भी चीज के साथ यूज करने के बाद आपको बेस्ट तरीके से रिजल्ट मिले, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि ये एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर स्प्रेडर है, ठीक है, जो स्प्रेडिंग एफिशिएंसी, स्टिकिंग एफिशिएंसी और पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसको मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जैसे मैंने समझा है कि हो क्या रहा है कि हम लोग नहा रहे हैं पर नहाने के बाद हम लोग अच्छे से शावर नहीं कर रहे, हम लोग स्प्रे कर रहे हैं पर पत्तों को नहला नहीं रहे ठीक से। तो कई बार क्या होता है, जब हम एग्री 90 यूज करते हैं तो एग्री 90 यूज के कारण के बाद पानी जब हमारे पत्तों के ऊपर जाता है तो वो प्रोडक्ट को वहां पे इजीली स्प्रेड करता है, पत्तों के सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर करता है, डाली शाखाओं को ज्यादा से ज्यादा कवर करता है, तो वहां पे अच्छे से स्प्रेडिंग करता है। स्प्रेडिंग करने के बाद वहां पे वो स्टिक यानी कि वो चिपकता है, अच्छे से चिपकता है। अच्छे से चिपकने के कारण क्या होता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनता है, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन लेयर बनता है और वहां प्रोडक्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ये अच्छे से पेनिट्रेट होता है अपने पत्तों के अंदर और इसके अंदर रहे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी काफी हद तक स्पीड अप करते हैं। सो इसको स्प्रेडिंग, स्टिकिंग दोनों इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको एक ऐसे सहायक के तौर पे यूज कर सकते हो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ, मार्केट के किसी भी अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ, कि वो उसकी एफिशिएंसी को 20, 30, 40, 50% तक उसको इंप्रूव करेगा। खास करके जब मॉनसून सीजन में हम लोग देखते हैं कि मॉनसून के अंदर क्या होता है कि बारिश के वक्त हमने किसी भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया तो पानी जब गिरता है तो पत्तों के ऊपर से वो बह जाता है, पेस्टिसाइड बह जाता है, जमीन में बह जाता है, ग्रोथ प्रमोटर जमीन में बह जाता है, पत्तों के ऊपर चिपका हुआ नहीं रहता है। अगर हमने एग्री 90 यूज किया तो पत्तों के ऊपर स्प्रेड होकर चिपक के रहता है, ताकि जब पानी भी गिरे तो वो ऑलरेडी अंदर इंटरलॉक हो चुका है पत्तों के अंदर, कि वो ज्यादा वहां से फैल नहीं सकता, वहां से ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। तो वहां उसकी एफिशिएंसी को ये एक बारिश के मौसम में सबसे जबरदस्त बेनिफिट देता है ये प्रोडक्ट। और ये इसको आप
5 ml 5 ml प्रति पंप यूज करना है, एक पंप में 5 ml किसी भी प्रोडक्ट के साथ, चाहे एग्री ग्रो, एग्री रक्षक, सॉइल न्यूट्री प्लस, आप इसको किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। जब इसको जमीन में यूज कर रहे हो तो 80 से 100 ml आपको यूज करना है 1 एकड़ के लिए, और जब आप इसको पंप में यूज कर रहे हो तो एक पंप में 5 ml प्रति पंप आपको यूज करना है, अच्छे से मिक्स करके इसको स्प्रे करना है। तो ये दोस्तों एग्री 90 के बारे में मैंने बताया सर। तो ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में मैंने आपको जितना भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि हम हमारी मिट्टी को बचाने की पहल करेंगे, फिर हम अच्छी ग्रोथ के लिए जो करेंगे, हमारी फसल में कम से कम पेस्टिसाइड यूज हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसमें काफी सारे सवाल आते हैं सर, हमारी सारी प्रोडक्ट को मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है? दोस्तों ऐसा मत कीजिए। हम दाल, रोटी, चावल, पापड़ और अचार, इसको हम लोग मिक्स करके ब्लेंडर में घुमा के पीने की बात कर रहे हैं, केमिकल कॉकटेल बनाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक किसान के ऊपर काफी सारे खर्चे है कि वो जितनी बार स्प्रे करवाता है उसका खर्चा लगता है वो खर्चे को कम करवाने के लिए हम 4-5 केमिकल साथ में मिक्स कर देते हैं, पर ये 100% ऑर्गेनिक और 100% फॉर्मुलेशन हर्बल बेस्ड, बैक्टीरियल बेस्ड है, जिसके कारण मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं बोल सकता कि आप वहां पे क्या मिक्स कर रहे हो, कैसे मिक्स कर रहे हो और उसका रिजल्ट कैसा आएगा। मैं कॉकटेल बनाने की आपको सलाह नहीं दूंगा। हालांकि आप फिर भी एग्री ग्रो और एग्री 90 और एग्री रक्षक, इसको आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि अगर कोशिश करोगे इसको अलग अलग तरीके से यूज की जाए फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके अच्छे परिणाम मिले। किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड के साथ आप एग्री रक्षक को मिक्स कर सकते हो अप टू 25 से 30 ml, पर रिजल्ट आपको एग्री रक्षक से मिला या केमिकल से मिला वो फिर से आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने मिक्स कर दिया है। मिक्स करोगे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। पर ये जरूर है कि आपको ये अलग अलग यूज करोगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। मौसम साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एग्रीकल्चर की कोई भी प्रोडक्ट यूज करते वक्त बारिश ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बादल नहीं छाए हुए होने चाहिए। अगर अच्छा खुला स्टेज के ऊपर जब यूज करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों ये मैं से जितना कोशिश किया मैंने, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं एग्रीकल्चर के बारे में। वशिष्ठ जी, अगर हमारे पास 5 मिनट का वक्त हो तो मैं 5 मिनट के अंदर एक फटाफट हमारे वेटरनरी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जी जी, कोई नहीं, कोई बात, आइए। हेलो, हाँ आइए सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। हाँ सर, तो मैं थोड़ा सा एक हमारी केटल के बारे में, केटल प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि इसके वक्त कोई स्क्रीन शेयर ना हो, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को एक नए अवतार में लाने वाले हैं, जिसकी घोषणा ये सेशन के बाद हमारे सीएमडी सर करेंगे। तो हमारी प्रोडक्ट को यहाँ पे स्क्रीन शेयर ना किया जाए। मैं एक सिर्फ वेटरनरी के बारे में 5 मिनट जनरल डिस्कस करना चाहता हूँ। सही है, सही है। अगर हम कंक्लूड करें सर, तो जो मैं समझ पाया हूं कि जो लोग अपने देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप शुरू करें। जैसा सर ने कहा, ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए कि नहीं भाई हमारा तो ये स्प्रे है, या भी कभी सबको मार देता है, तो भाई कोई बात नहीं, तुम स्प्रे मार दो, उनको मार दो, जिंदा जला दो, उसके बाद इसका भी छिड़काव कर दो ताकि वो दोबारा से आपके फसल पे नहीं आवे। तो थैंक यू सर, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। 5 मिनट का हमारे पास और समय है जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेटनरी प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके बाद हम आज क्लोज करेंगे। और हमारे सीएमडी सर भी हमारे साथ में, अगर वो आप दोनों कुछ अनाउंस करना चाहते हैं तो ओवर टू यू पीपल। थैंक यू। ओके, सो वेटरनरी प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत ही कम समय लूंगा दोस्तों आपके साथ। मैं समझ सकता हूँ रात के 9-9:15 बजे है, अलग अलग काम में हम सब लोग लगे हुए हैं, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे जो दिमाग में था कि मैं आज शेयर करना चाहता था ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इतनी जबरदस्त एनर्जेटिक टीम है हमारी नेगोशिया की, और मैं समझ सकता हूँ कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो जहाँ पे खेती होती है वहीं पे पशुपालन भी होता है। पशुपालन आज की डेट में ऐसा एक इनकम का माध्यम बन रहा है। जो दूध हम लोग बेच रहे हैं, डेयरी में बेच रहे हैं हमारे किसान, उसके माध्यम से जो पैसा कमा रहे हैं वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्रोत बन रहा है इनकम का विलेज के अंदर, जिसके थ्रू हम नेटवर्कर्स, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कुछ अच्छा इंपैक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों एनिमल केयर यानी कि पशुपालन के अंदर जो हम लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा दूध की मांग बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ रही है, देश के बाहर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से चीजें बाहर जा रही है।
तो दूध की डिमांड काफी बढ़ रही है। जब दूध की डिमांड बढ़ती है तो हमारे पशुओं के ऊपर प्रेशर आता है। आज हम मशीन है, आज मशीन से हम कितना आउटपुट ले सकते हैं, जितना उसकी कैपेसिटी है, वैसे ही पशुओं की कैपेसिटी से बाहर हम उतना आउटपुट लेने जाते हैं। तब हम उसको क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जिसके कारण हमारी पशुओं की हेल्थ, पशुओं की ओवरऑल फर्टिलिटी, पशुओं का काफी सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। और हम जो दूध पीते हैं, हम जो दूध वाली प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसके अंदर भी वो स्टीरॉइड के अवशेष मिलते हैं, जिसके कारण हमारे हम जो खा रहे हैं वो भी काफी हद तक वो एडल्ट्रेटेड हो रहा है। तो दोस्तों, हम नेगोशिया के माध्यम से एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो 100% हर्बल, 100% औषधियों से बनाया गया प्रोडक्ट है, जो कैटल के अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट देगा कि उसके अंदर दूध और फैट यानी कि मिल्क और फैट की बढ़ोतरी तो करेगा। उसके साथ साथ काफी सारी बीमारी जैसे डीवॉर्मिंग का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, मिल्क फीवर, कीटोसिस, एसिडोसिस का प्रॉब्लम। देश के अंदर सबसे बड़ा जो आज के अंदर कैटल के अंदर प्रॉब्लम हुआ है रिपीट ब्रीडिंग का, यानी जो प्रेगनेंसी का रेट है वो काफी कम हो गया। पहले के जमाने में जब एक गाय या भैंस कितनी बार प्रेग्नेंट होती थी, आज बहुत कम बार प्रेग्नेंट होती है। तो जो रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगा हमारी प्रोडक्ट के माध्यम से। हम ये प्रोडक्ट को 4D प्रिंसिपल से लॉन्च करते हैं। 4D यानी पहला डी है, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से हम सबसे पहले करते हैं डाइजेशन को क्योर। मैं कितना भी अच्छा खाना खाऊं, मेरे सामने रखा हो, मेरे सामने डोमिनोज, पिज्जा हट और सब अच्छे अच्छे पिज्जा रखे हो, मेरे सामने बर्गर, पेस्ट्री सब कुछ रखा हो, पर मेरा हाजमा ठीक नहीं है, तो मैं क्या खाऊंगा, क्या डाइजेस्ट करूंगा, क्या मजे करूंगा। वैसे ही हमारे जो पशु है, पशु के अंदर हम कितना भी अच्छा फीड खिला दे, कितना भी अच्छा चारा खिला दे, कितना भी अच्छा दान खिला दे, पर उसका हाजमा जब ठीक नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट क्या करेगा, उसको कैसे मिल्क और फैट में तब्दील करेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो हम हमारी प्रोडक्ट से सबसे पहले अटैक करते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर, यानी डाइजेशन प्रॉब्लम को 100% क्योर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके अंदर जितना भी वो खाना खाए वो 100% कन्वर्ट हो सके मिल्क और फैट में। सेकेंड, हम हमारी प्रोडक्ट के माध्यम से डेफिशिएंसी के ऊपर काम करता है। डेफिशिएंसी को हटाता है। हमारी बॉडी में काफी सारे मिनरल डेफिशिएंसी, वैसे पशु बॉडी में काफी सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर्स की डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी को हटाने का काम हमारा प्रोडक्ट करेगा। अब इंप्रूव हो गया, डेफिशिएंसी वहां से हट गई, ठीक है। थर्ड डी जो है, ठीक है, ये काम करेगा डिटॉक्स के ऊपर, डिटॉक्स प्रिंसिपल के ऊपर, यानी बॉडी के अंदर रहे जितने भी खराब तत्व है, जितनी भी खराब एनर्जी है, खराब एलिमेंट्स है, वो बीमारी है, उसको वहां से डिटॉक्स करेगा, यानी उसके अंदर रहे जो हर्ब्स है, हर्ब्स उसको डिटॉक्स करने में मदद करेंगे। चौथा, बॉडी के अंदर वो डिजीज इसको कंट्रोल करेगा। 4th डी है, डिजीज इसको कंट्रोल करेगा, काफी सारे डिजीज को कंट्रोल करेगा, ताकि जो हमारे किसान मित्र है उनका दवाई और के ऊपर जो खर्च है, दवाई इंजेक्शन के ऊपर खर्च कम से कम हो जाए। मैं ये प्रोडक्ट के माध्यम से 4D प्रिंसिपल, डाइजेशन, डेफिशिएंसी यानी मिनरल डेफिशिएंसी को रिमूव करेगा, 3rd डी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, 4th डी इसको डिजीज इसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा। ये 4D प्रिंसिपल के माध्यम से हमारी प्रोडक्ट कम से कम 20 से 25% दूध और फैट में बढ़ोतरी देगा। दोस्तों, मेरी भैंस 10 लीटर दूध देती है, वो 12 लीटर दूध देगी। 2 लीटर प्रतिदिन का एक्स्ट्रा दूध, यानी 30 दिन के अंदर 60 लीटर एक्स्ट्रा दूध 40 रुपए का डेयरी में बिकता है, तो 60 लीटर इंटू 40 रुपए यानी 2400 रुपए का मेरा दूध से एक्स्ट्रा इनकम एक पशु से आएगा। फैट के अंदर अगर मेरा 5% फैट 6% हो गया, डेयरी मेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा देती है 1% फैट बढ़ने पे, तो मेरे पूरे महीने में 360 लीटर, 12 लीटर इंटू 30 दिन यानी 360 लीटर दूध के ऊपर 5 रुपए जब बढ़ता है तो 1800 रुपए मेरे को जब फैट में एक्स्ट्रा मिलता है। 2400 और 1800 4200 का बेनिफिट, 4200 रुपए का बेनिफिट मेरे को मेरे पशु से मिल्क और फैट से आता है। ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खल, खली या घी, मक्खन, तेल जिससे चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थ खिलाना बंद कर दो, उसका खर्चा कम हो जाएगा, दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, आपका पशु ओवरऑल अच्छी एनर्जी में रहेगा और रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी कि जबरदस्त वो ज्यादा से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो पाएगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पशु मिलेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा उससे और कैटल फार्मिंग कर सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकते हो। और फाइनल एक चीज कि ये प्रोडक्ट प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन में आपको मदद करेगा, यानी
जो पशु 8 महीने के अंदर दूध देना बंद कर देता है, उसकी जगह ये 8.5 महीने, 9 महीने या 10 महीने तक दूध देगा। ये प्रोडक्ट आपको 100% इकोनॉमिक यानी पैसों से तो मुनाफा देगा। ये प्रोडक्ट आपको आपके तबेले के अंदर इतनी इनकम करके देगा कि आज के जमाने में एक इंजीनियर जितना इनकम कर रहा है उतना एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ आप एक प्रोडक्ट के माध्यम से अपने तबेले से कर सकते हो। ये प्रोडक्ट क्या है, इसको हम कैसे लॉन्च कर रहे हैं, इसका मात्रा क्या है, कैसे खिलाना है, ये सारी चीजें हम एक अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट की घोषणा हमारे सीएमडी सर करें। मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में एक भूमिका बताई कि आज की डेट में हमारे जो पशुधन है, पशुधन को और हमारे जो पशुपालक है, वो पशुपालक की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी कैटल, और हम जो दूध पिए वो अच्छा दूध पिए, हम जो चाय पिए वो अच्छे दूध की चाय पिए, ना कि वो स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक और ड्रग की हम लोग चाय पिए। वैसा मेरी ये सबसे अपील है, ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज करके हमारे देश के अंदर अच्छे से अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर पाए। ये मेरी उम्मीद है। सर मैं ओवर टू यू, ठीक है, जब हम प्रोडक्ट के बारे में लॉन्चिंग की बात करेंगे तब मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन करूंगा, बट ये मैं अपने एंड से एक मैसेज सबको पहुंचाना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट फेयरिंग सर। बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन था। समय कम है हमारे पास में, मैं चाहूंगा हमारे सीएमडी सर आए और क्लोजिंग कमेंट्स दें। और थैंक यू मिस्टर मेहता, इट वाज नाइस मीटिंग और डेफिनेटली हम कैटल के ऊपर काम करेंगे। मैंने तो प्लान भी बना लिया है कि अगर इतना जबरदस्त हमारा कैटल का प्रोडक्ट आने वाला है तो मैं खुद जा करके जितने भी डेयरी हमारे आसपास हैं उनमें मैं बकायदा प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, ताकि वहां से हमारे को बढ़िया बिजनेस मिले। दोस्त, ये जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, जो कैटल के प्रोडक्ट है, देखो दोस्त, सबको दूध पीना है। ये कैटल का जो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है, इस पे हम करोड़ों रुपया बना सकते हैं, लोगों की हेल्थ बढ़िया बना सकते हैं और दूध घूम के हमारे पास आने वाला है। तो सर देख रहे हैं, आपको सब थैंक्स बोल रहे हैं।